हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी यूनिट सेकंड चल रही है, जिसका लेसन सेकंड पढ़ रहे हैं जन पोषण तथा स्वास्थ्य, पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने पार्ट सेकंड तक 7 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने अल्प पोषण के बारे में पढ़ा, कुपोषण के बारे में पढ़ा, उनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा, जन पोषण का क्या क्या कार्य चल रहा है और कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं और यह किस समूह को, संवेदनशील समूह को प्रभावित कर रहे हैं, इसके बारे में हम लेसन 2 पार्ट 2 तक पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, जो कि इस प्रकार है। एक क्वेश्चन इज आहार अथवा भोजन आधारित कार्य नीतियों में पोषण आधारित दृष्टिकोण अथवा औषधीय दृष्टिकोण में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमें जो सरकार के द्वारा कार्य नीतियां लागू की गई है, उन दोनों कार्य नीतियों में अंतर स्पष्ट करना है, जो कि इस प्रकार है। पहला है आहार अथवा भोजन आधारित कार्य नीतियां। जैसा कि नाम से ही पता है स्टूडेंट्स, आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो भी हेडलाइन दी है उसको आप समझें और आपको वो वैसे ही याद हो जाएगी। जैसे कि भोजन आधारित, यानी कि कार्यनीति में भोजन को सम्मिलित किया गया है, आहार को सम्मिलित किया गया है कि समुदाय को संतुलित आहार दिया जाए, जिससे कि जो भी कुपोषण संबंधी प्रॉब्लम है, जो भी अल्प पोषण के कारण समस्याएं सामने आ रही हैं, उनको दूर किया जा सके। इसका फर्स्ट पॉइंट है, यह जो नीति है यह निवारक और व्यापक योजनाएं हैं। ये जो निवारक का क्या मतलब होता है? किसी चीज का निवारण करना, यानी कि उसको खत्म करना। तो जो भी रोग हो रहे हैं कुपोषण के कारण, अल्प पोषण के कारण, उन्हें भोजन के द्वारा दूर करना। और व्यापक का अर्थ है विस्तृत रूप से फैली हुई योजना है, यानी कि एक बड़े समुदाय को भोजन पहुंचाना है, जिससे कि अल्प पोषण को दूर किया जा सके, कुपोषण को हटाया जा सके। इस योजना के अंतर्गत पोषण की कमी दूर करने के लिए भोजन का उपयोग किया जाता है। इस कार्यनीति के अंतर्गत सूक्ष्म पोषक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और उपभोग को बढ़ाना है, अर्थात कि भोजन ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हो सके और उसका लोगों के पास भोजन को उपलब्ध कराना कार्यनीति का विशेष उद्देश्य है, कि सभी व्यक्तियों को भोजन मिल सके, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग से संबंधित क्यों ना हो। यह कार्यनीति लंबे समय के लिए उपयोगी है, क्योंकि देखो बच्चों, भोजन है वो हमें प्रतिदिन चाहिए। तो ये योजना है, ये व्यापक है और ये लंबे समय तक चलने वाली योजना है, कि लंबे समय तक भोजन दिया जाए, जिससे कि कुपोषण को दूर किया जा सके। यह लागत प्रभावी है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। यह कार्यनीति विभिन्न सांस्कृतिक और आहारीय परंपराओं के लिए अपनाई जाती है। इस कार्यनीति में अतिमात्रा और अविषालुता का खतरा नहीं रहता है। जितना भी भोजन दिया जा रहा है उसकी एक सीमित मात्रा दी जाती है, और वो इस आधार पे ही दी जाती है कि व्यक्ति किस वर्ग का है। अगर व्यक्ति छोटा बच्चा है, गर्भवती माता है, धात्री माता है, तो उनके आधार पे ही भोजन दिया जाता है। भोजन की अति मात्रा नहीं दी जाती है और विषाक्तता का खतरा इसमें नहीं रहता है, जैसा कि पोषण आधारित औषधीय दृष्टिकोण में हो सकता है। अर्थात कि कोई भी दवाई तो किसी को भी नुकसान कर सकती है, पर भोजन नुकसान नहीं करता है। इस कार्यनीति के अंतर्गत निम्नलिखित भोजन आधारित उपागम सम्मिलित है: आहारीय विविधता और रूपांतरण या परिवर्तन। इसका अर्थ है कि आहार में विविधता के द्वारा भोजन प्रदान किया जाए। मतलब एक ही तरीके का भोजन रोजाना नहीं दिया जाता, बल्कि उसमें वैरायटी लाके भोजन लोगों तक पहुंचाया जाता है, और समूह को देखा जाता है कि किस समूह को दिया जा रहा है, उसके आधार पर परिवर्तन किया जाता है। जैसे एक छोटे बच्चे को दिया जा रहा है, 0 to 6 ईयर्स के बच्चे को दिया जा रहा है, तो वह परिवर्तित करके दिया जाएगा। वो इस तरीके से दिया जाएगा कि बच्चा उसे आसानी से इनटेक कर सके, खा सके, और उसका पाचन आसानी से हो सके, और उसके शरीर में जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो पूर्ण हो सके। और अगर यह वृद्धजन के लिए दी जा रही है तो उसी हिसाब से परिवर्तन किए जाएंगे।
बागवानी हस्तक्षेप जैसे घरेलू बागवानी, लोगों को उत्साहित किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि वे घरेलू बागवानी को अपनाएं और उसके आधार पर पोषक पदार्थों की उपज करें और उसे अपने आहार में सम्मिलित करें। पोषण और खाद्य शिक्षा और भोजन पुष्टिकरण, और समुदाय के व्यक्तियों को पोषण की महत्ता के बारे में, पोषण की उपयोगिता के बारे में और स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है, जागरूकता प्रदान की जा रही है। और ये जागरूकता प्रदान करने के लिए सरकार अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों को वहाँ पे भेजती हैं, जिससे कि वो ज्ञान को प्रसारित कर सके। और भोजन पुष्टिकरण, अर्थात कि इस कार्यनीति के अंतर्गत पुष्टिकरण और प्रबलीकरण हमने पहले भी पढ़ा था कि जिस पोषक तत्व की कमी है वो पोषक तत्व ऐड करके यानी कि सम्मिलित करके भोजन दिया जाए, जिससे कि पोषक पदार्थों की कमी को रोका जा सके और समुदाय का सभी वर्ग स्वस्थ रह सके और स्वस्थ भोजन ग्रहण कर सके। दूसरी कार्यनीति है पोषण आधारित अथवा औषधीय दृष्टिकोण कार्यनीति। इस दृष्टिकोण में संवेदनशील समूह को पोषक पूरक भोजन पदार्थ दिए जाते हैं, अर्थात इस कार्यनीति में उन लोगों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें पोषण की कमी है, अर्थात कि जो वनरेबल ग्रुप है उसको टारगेट करके रखा जाता है कि इन लोगों में पोषण की ज़्यादा कमी है। जैसे कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, धात्री माताएं हैं, गर्भवती माताएं हैं, वृद्ध जन हैं और अशक्त लोग हैं। इन लोगों के ऊपर ये कार्यनीति अपनाई जा रही है, जिससे कि समुदाय के सभी लोग स्वस्थ रह सके। यह भारत में विशेष रूप से विटामिन ए और लौह तत्व के उपयोग की जाने वाली एक अल्प अवधि की योजना है। ये जो योजना है इसमें भोजन को औषधीय दृष्टिकोण के आधार पर दिया जाता है, तो ये कम समय की होती है। जैसे ही वो जो संवेदनशील ग्रुप है उनके पोषक संबंधी आवश्यकताएं पूरी होती है, तो उसके बाद आवश्यकता के आधार पर ही उन्हें पोषण दिया जाता है। ये कार्यक्रम अधिकतर महंगे होते हैं और इसमें शामिल किया जाए इस संबंध में समस्या भी हो सकती है। इसमें उद्देश्य निर्धारित होते हैं, उस उद्देश्य को पूरा किया जाता है और विशेष टारगेट ग्रुप के ऊपर ही कार्य किया जाता है। इस योजना के मुख्य लक्ष्य समूह भिन्न होते हैं। अब ये जो टारगेटेड ग्रुप होते हैं वो डिफरेंट एज ग्रुप के हो सकते हैं, जिससे कि अलग अलग आयु में कौन कौन सी समस्याएं हैं स्वास्थ्य संबंधी, उसके आधार पर पोषण दिया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने आहार अथवा पोषण आधारित कार्यनीतियों और पोषण आधारित औषधीय दृष्टिकोण में अंतर को देखा है और समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन इज, भारत में चल रहे पोषण कार्यक्रमों की सूची बनाइए व उनका वर्णन कीजिए। अब हमने कार्यनीतियों के बारे में पढ़ा है, अब कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं वो इस प्रकार है। पहला है एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS। यह प्राथमिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए एक विस्तारित कार्यक्रम है। यह जो कार्यक्रम है ये मुख्यतः प्राथमिक बाल्यावस्था यानी कि 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके ऊपर उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई है, जिसमें इन बच्चों के टीकाकरण की जांच की जाती है, इनके पेरेंट्स को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाती है, इन्हें एजुकेशनल गेम्स सिखाए जाते हैं और यह जिस अलग अलग क्षेत्रों में एक एक इसके लिए आंगनवाड़ी की सहायता से एक एक सेंटर खोले गए हैं, केंद्र खोले गए हैं। उनमें प्राथमिक बाल्यावस्था के बच्चे और गर्भवती माताएं और धात्री माताएं इन सब की जो स्वास्थ्य संबंधी रूपरेखा है और उनका जो रिकॉर्ड है वो सब रखा जाता है। दूसरा है पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम। नाम से ही पता चल रहा है कि जिस भी पोषक तत्व की कमी है उस कमी को दूर करने के लिए कार्यक्रम बनाया जाता है। जैसे विटामिन ए की कमी के कारण अंधापन रोकने के लिए राष्ट्रीय रोग निरोधक कार्यक्रम, राष्ट्रीय अरक्तता नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, इस प्रकार के सभी कार्यक्रम सरकार के द्वारा समुदाय में चलाए जा रहे हैं। इन सभी कार्यक्रमों का अध्ययन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें कि इन पोषक तत्वों की कमी के कारण जो बीमारी हो रही है, लौह तत्व की कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण,
विटामिन ए की कमी के कारण, तो सरकार उनके लिए जो कार्य कर रही है, इनका अध्ययन हमने लास्ट वीडियो में कर लिया है। थर्ड पॉइंट है आहार पूरक कार्यक्रम, जैसे मिड डे मील प्रोग्राम। ये मिड डे मील प्रोग्राम है, ये भारत सरकार के सरकारी स्कूलों में चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कि स्कूलों में बच्चों के एनरोलमेंट को बढ़ाया जा सके, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके, उन्हें एक समय का भोजन दिया जाता है, जिससे कि बच्चे स्वस्थ रह सके और उनका वृद्धि और विकास सही प्रकार से हो सके। फोर्थ पॉइंट है भोजन सुरक्षा कार्यक्रम, जैसे जन वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना और कार्य के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम। नाम से ही पता चल रहा है भोजन सुरक्षा कार्यक्रम, अर्थात कि प्रत्येक वर्ग के पास भोजन पहुंचना चाहिए। इसके लिए जन वितरण प्रणाली यानी राशन कार्ड के द्वारा प्रत्येक परिवार को जो कि गरीबी रेखा के नीचे रह रहा है, उन्हें राशन कार्ड प्रोवाइड किया जाता है और उनके परिवार के सदस्यों के आधार पर उन्हें राशन दिया जाता है। अन्नपूर्णा योजना, इसमें जो संवेदनशील समूह है उनके लिए यह योजना होती है, उन्हें भोजन दिया जाता है। कार्य के बदले में अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य किया जाता है और प्रतिदिन कार्य के बदले में जो पैसा होता है, पैसा ना देके बल्कि अनाज दिया जाता है, जिससे कि व्यक्ति अपने परिवार का पोषण कर सके और उनके समुदाय का, उनके स्वास्थ्य को सुचारू किया जा सके। फिफ्थ पॉइंट इज स्वरोजगार और वेतनीय रोजगार योजना। यह सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है, या अर्थात कि सरकार का ये मुख्य कार्यनीति है कि समाज के सभी लोगों के पास कोई ना कोई रोजगार हो और उन्हें वेतन प्राप्त हो, जिससे कि वो उन्हें भोजन संबंधी किसी भी समस्या का समाधान, भोजन संबंधी समस्या उनके सामने ना आए। इसलिए स्वरोजगार को प्रमोट कर रही हैं, उन्हें मोटिवेट कर रही हैं और रोजगार प्रदान कर रही हैं, जिससे कि उनको वेतन मिले और वो अपने परिवार के लिए आहार की व्यवस्था कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में कार्यरत स्वास्थ्य देखभाल कार्यनीतियों का वर्णन कीजिए। स्वास्थ्य एक मूलभूत मानव अधिकार है। यह सरकार का दायित्व है कि वह नागरिकों को समुचित स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराए। अब स्वास्थ्य का ध्यान व्यक्ति को तो रखना ही है, समुदाय को रखना है, व्यक्तिगत रूप में रखना है, पर हमारे सरकार का भी एक दायित्व है कि प्रत्येक वर्ग, चाहे वो किसी भी आर्थिक समूह का व्यक्ति हो, उसे प्रतिदिन का भोजन उपलब्ध कराना अति आवश्यक है। ये सरकार का पूर्ण दायित्व है। यह देखभाल केवल डॉक्टरी देखभाल नहीं, बल्कि इसमें बहुत सी सेवाएं सम्मिलित हैं, जिसमें स्वास्थ्य को संवर्धित करने, कायम रखने, निगरानी करने और स्वास्थ्य लाभ में सहायक होनी चाहिए। अब ये जो भारत में स्वास्थ्य सेवाएं चल रही है, ये 3 स्तर पर चल रही है: प्राथमिक स्तर, द्वितीयक स्तर और तृतीयक स्तर। प्राथमिक स्तर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पर उस स्तर पर चल रही है जिसमें प्राथमिक स्तर व्यक्ति, परिवार या समुदाय का स्वास्थ्य पद्धति से प्रथम संपर्क का स्तर होता है। हमारे देश में यह सेवाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पीएचसी के नेटवर्क द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इसके अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाता है, जहां पे लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी रखी जाती है और जो स्वास्थ्य कर्मचारी होते हैं वह उन्हें अवेयरनेस देते हैं, और कोई भी उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा होता है तो वहाँ उन प्राथमिक सहायता कर्मियों की सेवा ली जाती है सरकार के द्वारा, और वो समुदाय में जानकारी प्रदान करते हैं और समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। दूसरी है द्वितीयक स्तर पर, सेकेंडरी लेवल पर जटिल स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा किया जाता है, जहां पर अगर रोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर में नहीं कम हो पा रहा है तो फिर उन्हें जिला की हॉस्पिटल्स में भेज दिया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर होते हैं और जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका फायदा उठाते हैं। वहाँ पे हर प्रकार के टेस्ट की सुविधा होती है और वो लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं, और उन्हें काउंसलिंग करते हैं कि किस तरीके से उन्हें भोजन लेना है, संतुलित आहार लेना है, और वो दवाइयाँ भी देते हैं।
तीसरा है तृतीयक स्तर पर। तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल का तीसरा और उच्चतम स्तर है, यह जटिल समस्याओं को सुलझाता है जिन्हें पहले प्रथम स्तरों पर नहीं सुलझाया जा सकता है। अब ये जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इसके अंतर्गत बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस आते हैं, एम्स आते हैं, जहाँ पर कि अगर जो जटिल रोग है उनका निदान किया जाता है। जो प्राथमिक सेंटर्स है वहाँ पे टीकाकरण की सुविधा दी जाती है, और अगर छोटी मोटी कोई बीमारी होती है तो उसका समाधान वहीं पे किया जाता है। द्वितीय स्तर पर समुदाय के स्वास्थ्य केंद्र, परामर्श केंद्र होते हैं, जहाँ पे अगर पहले स्तर पर काम संपन्न नहीं हो रहा है तो उसे सेकेंडरी लेवल पर लेके जाया जाता है। और थर्ड स्टेज कौन सी होती है, जहाँ पर कि सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, हर प्रकार के टेस्ट होते हैं, डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम होती है जो किसी भी जटिल समस्या का समाधान कर सकती है। तो हमारे भारत में 3 प्रकार के जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन्हें 3 स्तर में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, और लोगों को इन सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जानकारी दी जाती है, उन्हें मोटिवेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण के कार्य क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। अब पोषण के अंतर्गत कौन कौन से कार्य क्षेत्र आते हैं, जो पोषण विशेषज्ञ है वो कहाँ कहाँ कार्य कर सकते हैं, हमें इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर इस प्रकार है, जन पोषण विशेषज्ञ की भूमिका पोषण स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। अब जो पोषण विशेषज्ञ है, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, जो डाइटिशियन होते हैं उनका क्या कार्य होता है, तो अब एक तो वो व्यक्तिगत स्तर पे कार्य करते हैं और एक बड़े जन समुदाय के अंदर भी कार्य करते हैं। तो पूरे विश्व में परिवर्तित हो रहे स्वास्थ्य परिदृश्य ने जन पोषण विशेषज्ञों की चुनौतियों को बढ़ा दिया है। और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ये चुनौतियां किस तरीके से बढ़ गई है, क्योंकि हमारी जीवन शैली में परिवर्तन आ गया है, हमारे भोजन करने का तरीके परिवर्तित हो चुके हैं। इस कारण पोषण विशेषज्ञों को बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जो हमारा वर्किंग स्टाइल है वो चेंज हो गया है, तनाव बहुत बढ़ गया है, और कार्यक्षमता, हमारी जो एक्सरसाइज है वो कम हो गई है, और टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये सारा पोषण विशेषज्ञों के लिए एक चुनौती भरा कार्य है, पर उन्हें इन सब चुनौतियों को दूर करके जनता का स्वास्थ्य ठीक करना है, समुदाय में स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं को दूर करना है। जन पोषण विशेषज्ञ सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ भी कहलाते हैं। ये महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भली भांति प्रशिक्षित और साधन संपन्न होते हैं। इसका भी हम अध्ययन कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में, कि जो डाइटिशियन है वो किस प्रकार बनते हैं, उन्हें कौन कौन सी शिक्षा लेनी पड़ती है, कौन सी ट्रेनिंग करनी होती है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। यह स्वास्थ्य संवर्धन और बीमारी की रोकथाम की सभी कार्यनीतियों में सहभागी बनने के लिए उपयुक्त होते हैं। अब है कि सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ निम्नलिखित क्षेत्रों और परिस्थितियों में कार्य कर सकते हैं। कहाँ कहाँ कार्य कर सकते हैं? ये हॉस्पिटल्स में कार्य करते हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर विस्तारित कार्यक्रमों में भाग लेने के रूप में उन्हें पोषण संबंधी जानकारी प्रदान करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं, और कौन से रोग के अंतर्गत कौन सा भोज्य पदार्थ लिया जाना चाहिए, कितनी मात्रा में लिया जाना चाहिए, किस आयु समूह के व्यक्ति को कितना कितना भोजन खाना चाहिए, ये सारी जानकारी आहार विशेषज्ञ देते हैं। शैक्षिक योग्यता और विशेषज्ञता के आधार पर विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रीय समेकित बाल विकास सेवाओं में भाग लेने के रूप में जो ICDS के सेंटर्स हैं वहां पर जाके ये अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर परामर्शदाताओं, सलाहकारों के रूप में अथवा नीति निर्धारण समितियों में, जैसे कि समाज के अंदर कौन सी बीमारी किस समय फैली हुई है, उस दौरान कौन से भोज्य पदार्थ लिए जाने चाहिए, भोजन के द्वारा उन बीमारियों को किस तरीके से दूर किया जाना चाहिए, इस बारे में वो काउंसलिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट इज, सरकार के सारे विकासात्मक कार्यक्रमों में जो आहार विशेषज्ञ होते हैं, सरकार के द्वारा जो भी विकासात्मक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं समुदाय के स्वास्थ्य के लिए, अल्प पोषण को रोकने के लिए जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनमें आहार विशेषज्ञ की विशेष भूमिका होती है।
स्वयंसेवी संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थानों में बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हेल्थ के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए और आपदा के समय में स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभावों को दूर करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे यूनिसेफ, ऑक्सफेम, DFID, FAO, WHO, IDGS, IS, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इनिशिएटिव, IFPRI और अन्य कार्य करने के लिए बहुत से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्थाएं इनमें शामिल है, जिसमें कि आहार विशेषज्ञ अपना सहयोग करते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं। एक पोषक विशेषज्ञ का साथ उन संस्थानों के साथ भी होता है जो विभिन्न लक्ष्य समूह के लिए बड़े पैमाने पर पोषाहार कार्यक्रम चलाते हैं। और ये लक्ष्य समूह कौन से होते हैं? छोटे बच्चे, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, किशोर, गर्भवती महिलाएं और धात्री माताएं, वृद्ध और अशक्त जन, जो विशेष टारगेट समूह हैं, जो वनरेबल समूह हैं, उनके ऊपर जो आहार विशेषज्ञ होते हैं वो कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पोषण विशेषज्ञ अथवा विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के विद्यालय स्वास्थ्य परामर्शदाता के रूप में। ये स्कूल के अंदर भी अपना काउंसलिंग करते हैं कि बच्चों को कौन से भोज्य पदार्थ दिए जाने चाहिए जिससे कि उनका वृद्धि और विकास सुचारू रूप से हो सके, उनके अंदर कुपोषण की कमी ना हो, उनका मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य सही रूप से विकसित हो सके। इसके अतिरिक्त शिक्षण, शोध, उद्योगों में उनकी कल्याणकारी गतिविधियां, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में भागीदारी के रूप में पर्याप्त और समुचित शिक्षण प्राप्त लोगों के लिए संचार सामग्रियों। अब जो आहार विशेषज्ञ हैं उनका योगदान खाली इतना ही नहीं है, इसके अलावा वो रिसर्च में भी बहुत सारा काम करते हैं कि कौन से नए क्षेत्रों में रिसर्च की जाए जिससे कि समुदाय का विकास हो सके। बहुत सारे उद्योगों में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और एक समाज में उनका विशेष उत्तरदायित्व होता है कि समाज के लोगों के स्वास्थ्य का वो ध्यान रखते हैं और समाज के अंदर संचार सामग्रियों को प्रसारित करते हैं। संचार सामग्रियां यानी कि जो भी ज्ञान है वो समुदाय तक फैलाना, विस्तारित करना, और किसके द्वारा करना? कम्युनिकेशन के द्वारा करना, संचार के द्वारा करना। उसमें दोनों प्रकार के संचार सम्मिलित है, लिखित और मौखिक रूप में। वो अलग अलग, जैसे कि किताबों के द्वारा, टीवी के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा सूचनाओं को समाज तक, समुदाय के हर एक वर्ग तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। शैक्षणिक पैकेज विकसित करने में कार्य में सम्मिलित एजेंसियों में भी अवसर रहता है। तो ये वो क्षेत्र हैं जिसमें कि आहार विशेषज्ञ विशेष रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं और अपना योगदान देते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। अब आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ें और हर एक शब्द को मैंने समझाया है, उसका अर्थ बताया है। आपको इसे रटने की ज़रूरत नहीं है। आप इन प्रश्नों को लिखें और उसको लिख कर याद करें। उसका उत्तर जो है उसे लिख कर याद करें, आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच।